उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। अब गेट की तरफ से और दौड़ने की हल्की हल्की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी और फिर इमरान का जहन इस अचानक सूरत हाल से पूरी तरह संभला भी ना था कि इसके गिर्द हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। इंतहाई खौफनाक आग, और वो तकरीबन दरमियान में फंस कर रह गया। आग चूंकि पथरी कोयले की थी, इसलिए इसमें बेपनाह हिद्दत थी और इमरान जानता था कि अब TW रेस भी पैदा होने लग गई होंगी, और अगर TW रेस एक मखसूस रेंज की हद तक इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक भी साबित हो सकती हैं और हमेशा हमेशा के लिए माजूर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता भी मौजूद ना था। वो कहीं दौड़ कर भी ना जा सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा इन दरमियानी लकीरों को फलांग सकता था, लेकिन हर तरफ कोयले के बड़े बड़े ढेर मौजूद थे। इमरान फौरन करीबी दरख्त की तरफ भागा और फिर किसी फुर्तीले बंदर की तरह दरख्त के ऊपर चढ़ता चला गया। वो जल्द से जल्द इस खौफनाक आग से ज्यादा बुलंदी पर पहुंच जाना चाहता था। फिलहाल बचाव के लिए उसके पास इसके सिवा और कोई दूसरी सूरत ना थी। इमरान ने वाकई बरकरफ्तारी से काम किया। ये दरख्त भी शायद बाकी दरख्तों से कुछ ज्यादा ऊंचा था, इसलिए इमरान बाकी दरख्तों से भी ज्यादा बुलंदी पर दरख्त की चोटी पर पहुंच गया और इसी लम्हे उसकी नजरें एक सड़क पर जम गई, जहां गहरे नीले रंग की एक कार इंतहाई तेज रफ्तार से दौड़ती चली जा रही थी। कार उसे सिर्फ चंद लम्हों के लिए नजर आई और उसके बाद मोड़ काट कर उसकी नजरों से ओझल हो गई। उसकी इंतहाई तेज रफ्तारी की वजह से इमरान की नजरें इस पर पड़ गई थी और दरख्त की चोटी पर पहुंचकर इमरान को बच निकलने की एक तजवीज़ समझ आ गई, और वो तजवीज़ एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाकर जाने की थी। लेकिन बाज़ दरख्तों पर दरमियानी फासला ज़्यादा था और इमरान जानता था कि अगर वो नीचे गिर पड़ा तो दो ही सूरतें निकल सकती हैं। अगर वो आग पर गिरा तो 1 सेकंड पर राख हो जाएगा, क्योंकि पथरीली कोयले की हिद्दत जहन्नुम की आग की तरह होती है। अगर इस कदर बुलंदी से वो नीचे जमीन पर गिरा तो उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं, लेकिन वो ज्यादा देर यहाँ रुक भी ना सकता था, क्योंकि जैसे जैसे कोयला जलता जाए TW रेस की ताकत बढ़ती जाएगी और वो किसी भी वक्त उनकी जद में आकर हमेशा के लिए मफलूज और मासूर हो जाएगा। इसलिए उसने पहली बार बाकायदा तौर पर टार्जन बनने का फैसला कर लिया। वो थोड़ा सा उतरा और गोल्डन रेंज दरख्त यूकलिप्टस के दरख्त की तरह बिल्कुल सीधा होता है, लेकिन यूकलिप्टस का इतना चौड़ा नहीं होता और उसकी लकड़ी भी बेहद कच्ची होती है। लेकिन गोल्डन रेंज का तना बेहद चौड़ा होता है और उसकी लकड़ी भी शीशम की तरह बेहद पुख्ता थी, लेकिन साइडों पर उसकी शाखें बेहद कम थीं। इमरान ने जरा सा नीचे उतरकर अंदाजा लगाया और फिर उसका जिस्म गुलेल में निकले हुए पत्थर की तरह उड़ता हुआ साथ वाले दरख्त की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे इसके हाथ में दरख्त की एक शाख आ गई। एक लम्हे के लिए वो लटक गया, उसके बाजुओं पर बेपनाह बोझ पड़ा, लेकिन उसी वक्त उसकी परवाह वो क्या करता। उसने अपने जिस्म को दरख्त के तने से लपेट लिया, फिर उस पर चढ़कर उसने एक बार फिर छलांग लगाई और तीसरे दरख्त से लिपट गया। फिर उसकी छलांगों में तेजी आ गई। कई बार वो गिरने से बाल बाल बचा था, लेकिन आखिरकार वो आखिरी दरख्त तक पहुंचने में कामयाब हो गया। उसके बाजू शदीद दर्द करने लगे थे और जिस्म में तेज सनसनाहट सी महसूस हो रही थी, लेकिन अब वो कम से कम यकीनी खतरे से बच निकला था। वो उसके लिए उसे एक एक दरख्त से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, लेकिन बहरहाल अपनी बेपनाह हिम्मत और हौसले से वो आखिरी दरख्त तक पहुंच गया। अब कुछ फासले पर बैरूनी दीवार थी और दीवार के बाहर सर नेमत अली और उनके आदमी गिरोह की सूरत में मौजूद थे। सर नेमत अली जमीन पर सर पकड़े अकड़ू बैठे हुए थे। कई आदमी इधर उधर भाग रहे थे। अरे क्या हुआ? सर नेमत अली क्यों सर पकड़ के बैठे हैं? सरकारी सर कहीं भाग गया है? अब वो अपने इकलौते सर को भी भाग आए बचाने के लिए पकड़े हुए हैं। इमरान ने वहीं से भींचते हुए कहा और उसकी आवाज़ सुनते ही बाहर मौजूद अफराद यखलक चौंक कर ऊपर देखने लगे और सर नेमत अली उसकी आवाज़ पर यखलक उछले और इस तरह उछलने की वजह से वो धड़ाम से चारों शाने चत गिरे, मगर दूसरे लम्हे वो उछल कर यूं खड़े हो गए जैसे उनके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हुए हों। इमरान, इमरान तुम जिंदा हो, ओ खुदाया तुम जिंदा हो, सर नेमत अली ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। उनकी आवाज़ से इंतहाई मुसर्रत और जोश दोनों नुमाया थे। मैं मुसलमान हूँ सर नेमत अली, इसलिए मैं दफन तो हो सकता हूँ लेकिन चिता में जल नहीं सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने जोरदार छलांग लगाई और फिर किसी परिंदे की तरह फिजा में उड़ता हुआ दीवार के ऊपर से गुजरकर दूसरी तरफ आया। इसके साथ ही उसके जिस्म ने 2 गलाबाजियां खाई और फिर पैराट्रूपिंग के मखसूस अंदाज में वो जमीन पर पहुंचकर बेइख्तियार कुछ दूर तक दौड़ता चला गया, क्योंकि उसे छलांग लगाते देखकर वहां मौजूद लोग तेजी से एक तरफ हट गए। ओह खुदा का शुक्र है, वरना शायद मैं अपने आप को कभी मुआफ नहीं कर सकता, सर नेमत अली ने भागकर इमरान को अपने जिस्म से चिटमिटाते हुए कहा और इमरान ने महसूस किया कि उनका जिस्म कांप रहा था। इमरान उनकी इस मोहब्बत और खलूस से बेहद मुतासिर हुआ। सर नेमत अली जो वतन की खातिर काम करते हैं वो मरा नहीं करते और मर भी जाए तब भी जिंदा रहते हैं, इमरान ने कहा और बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर नेमत अली से अलहदा किया। तुम तो काफ़ी अंदर थे इमरान, और मैं तो सच पूछो तो तुम्हें
रो बैठा था। सन्नेमत अली ने कहा, मैंने बचपन में टार्ज़न की कहानियां पढ़ी हैं और उसकी फिल्में भी देखी हैं, और जोसेफ जैसा ब्लैक टार्ज़न भी मेरा साथी है, इसलिए दरख्तों के दरमियान कूद कूद कर सफ़र करना मुझे आता है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि आप बच गए, मुझे आपकी तरफ से बेहद फिक्र थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तकरीबन गेट के पास था जब यह धमाका हुआ, लेकिन इस धमाके की वजह मैं कोयले के ढेर पर गिर पड़ा था, मगर मेरे एक आदमी ने हिम्मत की और उसने मुझे आगे पहुंचने से पहले वहां से उठाया और फिर जाकर बाहर आ गया। वैसे मेरे अमले के 8 अफराद बुरी तरह झुलसकर जख्मी हो गए, उन्हें जंगल के अस्पताल में पहुंचा दिया गया। लेकिन इमरान, ये धमाका कैसा था, क्यों हुआ था ये धमाका? सन्नेमत अली ने कहा, अच्छा तो आप शायद समझ रहे हैं कि ये धमाका पथरी कोयले पर पाम ऑयल और पेट्रोल छिड़कने से हुआ है। ऐसी बात नहीं, ये इंतहाई ताकतवर बम का धमाका था और बम गन से फायर किया गया था। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, बम का धमाका? लेकिन बम किसने फेंका और क्यों फेंका? यहाँ कौन बम फेंक सकता है? सन्नेमत अली ने हैर से तकरीबन उसको देखते हुए कहा, शायद उनके वहमो गुमान में भी ना था कि यह बम का धमाका हो सकता है, और जाहिर है वो सोच भी ना सकते थे कि यहाँ जंगल में आकर कोई बम फेंक भी सकता है। आपकी बात करने से पहले मैंने इस बारे में ना सोचा था, और वैसे भी मुझे इस वक्त सबसे ज़्यादा फिक्र अपने आप को बचाने की थी। लेकिन अब आपकी बात सुनकर मुझे सोचना पड़ा है। ये धमाका इंतहाई ताकतवर बम का था, क्योंकि बम के उड़कर आने के मखसूस अंदाज में पहचानता हूँ, और उसकी रफ्तार बता रही थी कि उसे गन से फायर किया गया है, और जाहिर है फेंकने वाला इस दीवार के बाहर मौजूद था, और बम के फटने से ही ढेर पर छिड़का हुआ पेट्रोल भड़क उठा, और इस तरह देखते ही देखते आग हर तरफ फैल गई। लेकिन बम फेंका क्यों किया? जाहिर है बाहर से किसी का निशाना लेकर बम तो ना फेंका किया जा सकता है। ओह ठीक है, अब बात में समझ आ गई, और हमारा मुकाबला तो किसी ज़हीन साइंसदान से है। अब मुझे याद आ गया है कि बारूद की बूटी डब्ल्यू रेस की कारकर्दगी 0 कर देती हैं, और इसका मतलब है कि किसी को मालूम था कि हम यहाँ पथरी कोयले पर पाम ऑयल छिड़क कर आग लगाकर कोई डब्ल्यू रेस पैदा करना चाहते हैं, जिससे इस रेस की ताकत ख़त्म हो जाएगी और गोल्डन रेज तबाही से बच जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो। इसलिए उसने फौरी तौर पर यहाँ बम का फायर कर दिया, ताकि बारूद की बू हर तरफ फैल जाए और हमारा सारा किया धरा ख़त्म हो जाए। और फौरी तौर पर यह बात सोचनी किसी इंतहाई ज़हीन साइंसदान का काम ही हो सकता है। और इमरान ने खुद कलामी के अंदाज से कहा, और सन्नेमत अली का चेहरा एक बार फिर परेशानी से बिगड़ने लगा। क्या मतलब? क्या गोल्डन रेंजर तबाह हो जाएगा? सन्नेमत अली ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा, अरे नहीं सन्नेमत अली, कुदरत को शायद ऐसा मंजूर नहीं है, इसलिए गोल्डन रेंज तबाह नहीं होगा। हाँ, अगर अब पथरी कोयले पर पेट्रोल ना छिड़कते तो फिर लाजमन ये बम हमारा सारा मंसूबा यकसर ख़त्म करके रख देता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पेट्रोल के जलने से बारूद का खात्मा हो जाएगा। को हमने जल्द अज जल्द आग जलाने के गर्ज से कोयलों पर पेट्रोल डाला था, लेकिन यही पेट्रोल हमारे काम आ गया। आप बेफिक्र रहें, अब माबरान रेस गोल्डन रेंज का कुछ नाम बिगाड़ सकेंगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और सन्नेमत अली का बिगड़ा हुआ चेहरा यखलख्त इंतहाई मुसर्रत से खिल उठा। खुदा का शुक्र है, बेहद शुक्र है, वो वाकई ही असमत वाला है। वो चाहे तो दुश्मन की तदबीर उस पर ही उलट सकती है। सन्नेमत अली ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, वाकई ही सन्नेमत अली, बिलाशुबा ऐसा ही है। और एक बात और भी सुन लीजिए कि मुजरिमों ने अपने तौर पर हमारे मंसूबे का तोड़ करने के लिए बम फेंका है, लेकिन उनकी ये तदबीर वाकई ही उनके खिलाफ काम करेगी। इस बम से बारूद की बू का जिक्र आते ही मुझे याद आ गया कि माबरान रेस का तोड़ डायनामाइट फटने से निकलने वाली मखसूस लहरें हैं। वेरी गुड सर। और तो माबरान रेस की दरियाफ्त कुनंदा साइंसदान सर 9 माबरान का तहकीकी मुकाला पढ़ने की बात कर रहे थे, बल्कि मैंने ये मुकाला अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, और मुझे याद आ गया कि उन्होंने इसमें इस तजर्बे का जिक्र किया था कि माबरान रेस से असर पजीर किसी भी ठोस जिस्म को अगर डायनामाइट की मखसूस लहरों में रख दिया जाए तो माबरान रेस के असरात रीबैक हो जाते हैं। इसका मतलब है अगर हम रोशन जंगल के मुतासरा हिस्से में ताकतवर डायनामाइट के धमाके करें तो सारा रोशन जंगल दोबारा सेहतयाब हो जाएगा। वेरी गुड, वाकई अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है, इमरान ने वाकई दिलदी तौर पर मुसर्रत से भरपूर लहजे में कहा। और सन्नेमत अली जो आंखें फाड़े इमरान की बात सुन रहे थे, इमरान की बात ख़त्म करने के बावजूद आंखें फाड़े फाड़े खड़े रहे। क्या तुम दुरुस्त कह रहे हो? सन्नेमत अली ने डूबते हुए लहजे में कहा। आप सरदावर से ना सिर्फ तस्दीक कर सकते हैं बल्कि तजर्बा भी करा सकते हैं। रोशन जंगल की सेहत पूरे मुल्क की माशी सेहत है, और इसके लिए सरदावर जैसे मुहब्बे वतन तो पूरी लेबॉर्ट्री को इस तजर्बे में झोंक सकते हैं।
इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सरनेमत अली यकलख्त खुद इस तरह ज़मीन पर बैठे जैसे उनके जिस्म से रूह निकल गई हो। अरे अरे, इमरान ने उन्हें इस तरह बैठते देखकर हैरत से कहा था कि सरनेमत अली दूसरे ही लम्हे ज़मीन पर सजदे में गिर गए और इमरान का दिल फरते मुसर्रत से उछने लगा। वो सोच रहा था कि सरनेमत अली इतनी मुहब्बे वतन जैसे मुल्क में मौजूद हों, उसे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। तुमने मुझे ये कई कहकर नई ज़िंदगी दे दी है कि इमरान बेटे के रोशन जंगल से सेहतयाब हो जाएगा। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे पैर धोकर पीऊँगा। तुम पाकिशिया का फ़क्र हो। सरनेमत अली ने सजदे से सर उठाते हुए खड़े होकर इमरान से बुरी तरह लिपटते हुए कहा, मैं पाकिशिया का फ़क्र नहीं हूँ, बल्कि पाकिशिया का शहरी होना मेरे लिए फ़ख्र के बायस है कि इसमें आप जैसे मुहब्बे वतन अफराद बसते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और सरनेमत अली भी मुस्कुराते हुए अलग हो गए। वाकई पाकिशिया एक खुशकिस्मत मुल्क है जिसे तुम जैसे शहरी मिल गए। बहरहाल अब हमें फौरी तौर पर डायनामाइट का बंदोबस्त करना होगा। मिस्टर नेमत अली ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तो हो जाएगा, फिलहाल तो हमने उन जंगल दुश्मन मुजरिमों को पकड़ना है। आइए हेडक्वार्टर चलें, मैं फ़ोन करना चाहता हूँ, इमरान ने कहा और सर नेमत अली ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ गए। बार्जर का चेहरा मुसर्रत से खिला हुआ था। उसने वाकई इंतहाई कामयाबी से न सिर्फ गोल्डन रीच के अंदर बम फायर किया था, बल्कि वो सही सलामत वहां से निकल आने में भी कामयाब हो गया था। वो वाकई इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता हुआ रोशन जंगल पहुंचा था। गेट पर उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो सर नेमत अली का मेहमान है और गेट वालों ने उससे जाने दिया। वो वहां हेडक्वार्टर में रुका नहीं, बल्कि एक और सड़क से होता हुआ सीधा गोल्डन रेंज एरिया के पास पहुंच गया। गन पहले ही उसके कदमों में पड़ी हुई थी। इसने इंतहाई फुर्ती से गन उठाई और बम फायर कर दिया। चूंकि गोल्डन रेंज एरिया खासा वसी था, इसलिए उसे फिक्स निशाने की भी ज़रूरत न थी। गन फायर करके वो पलटा और इस बार वो गेट की तरफ जाने की बजाय उसी पुराने रास्ते की तरफ निकल गया जहां से वो पहले पैदल अंदर आया था। अब शायद इत्तेफाक था या फिर वहां अमला भी मौजूद ना था। रोशन जंगल से बाहर निकलने तक उसका टकराव किसी से ना हुआ और फिर वीरान और टीलों से भरे हुए इलाका से गुजरकर वो दारुल हुकूमत को जाने वाली शाहराह पर पहुंच गया और अब वो एतमीनान से दारुल हुकूमत की इंदरूनी सड़कों पर कार चलाता हुआ रिहाइशगाह की तरफ बढ़ा जा रहा था। डॉन फ्लॉचर और वो शुरू ही से अरबाब कॉलोनी की एक कोठी में रहते थे। ये कोठी उन्होंने एक फर्जी नाम से हासिल की हुई थी। कोठी के गेट पर पहुंचकर उसने कार रोकी और फिर नीचे उतरकर वो गेट की तरफ बढ़ गया। साइड गेट का कुंडा वो जाते वक्त बाहर से लगा गया था, इसलिए उसने कुंडा खोला और फिर अंदर दाखिल होकर उसने बड़ा गेट खोल दिया। दूसरे लम्हे वो कार समेत अंदर दाखिल हुआ। कोठी का पोर्च गेट से करीब ही था क्योंकि कोठी खासी छोटी थी। पोर्च में कार रोककर नीचे उतरा और वापस जाकर उसने पहले बड़ा गेट बंद किया, फिर छोटा गेट और मुड़कर इमारत की तरफ बढ़ गया। उसे डॉन फ्लॉचर की आधी जायदाद जिसकी मालियत अरबों में थी और आधी नकद नकम जिसकी मालियत यकीनन करोड़ों में होगी, अपनी नज़रों के सामने नाचती दिखाई दे रही थी। उसने अंदर जाकर डॉन फ्लॉचर के दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब बार बार दस्तक के बावजूद उनसे कोई रद्द अमल ना हुआ तो उसने दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा खुल गया, वो अंदर से बंद ना था। बार्जर हैरत भरे अंदाज में अंदर दाखिल हुआ, लेकिन दफ्तर खाली पड़ा था। डॉन फ्लॉचर मौजूद ना था। ये बॉस कहाँ चला गया? बार्जो ने हैरत भरे अंदाज में कहा और फिर वो कमरे से बाहर निकला और उसने एक एक करके कोठी के तमाम कमरे देखकर लेकिन डॉन फ्लॉचर को कहीं भी मौजूद ना पाया। कुंडा तो बदस्तूर बाहर से लगा हुआ था, फिर बॉस कहाँ चला गया? बार्जो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे उसे पाई बाग में मौजूद छोटे दरवाजे का ख्याल हुआ। आया तो वो तेजी से मुड़ा और बाहर निकलने ही लगा था कि उससे दफ्तर में से टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो तेज तेज कदम उठाता दफ्तर से कमरे की तरफ बढ़ गया। मेज पर पड़े हुए टेलीफोन की घंटी मुसलसल बज रही थी। यस, बॉर्जर ने रिसीवर उठाकर कहा। बॉर्जर बोल रहे हो? दूसरी तरफ से डॉन फ्लॉचर की आवाज़ सुनाई थी और वो इसकी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा। यस बॉस, आप कहाँ चले गए हैं? मैं तो आपको तलाश कर रहा था, बॉर्जर ने चौंक कर कहा। मैं बाहर आ गया था कि तुम्हारी वापसी के बाद चेक कर सकूं कि तुम्हारा ताकुब तो नहीं हो रहा। तुम बताओ क्या रिपोर्ट है? कोठी में दाखिल होते वक्त तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर मुसरत और कामयाबी की चमक देखी थी, डॉन फ्लॉचर ने कहा और बार्जर समझ गया कि डॉन फ्लॉचर कोठी के सामने ही कहीं मौजूद है और जाहिर है सुपर फोन पर बात कर रहा होगा, जिसके लिए उसे कहीं जाने की ज़रूरत ना रहती थी। विक्ट्री बॉस, शानदार विक्ट्री, बार्जर ने कहा और उसने पूरी रुदात तफसील से सुना दी। रोशन जंगल के गेट पर तुम कितनी देर रुके थे? डॉन फ्लॉचर ने कहा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, बार्जर ने जवाब दिया। ओके, तुम अंदर ही रहो, मैं अभी कुछ देर और चेक करूंगा, फिर मैं बाएं बाग वाले दरवाजे से अंदर आ जाऊंगा। मैं पहले भी उसी रास्ते से बाहर आ गया था, डॉन फ्लॉचर ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। बार्जर ने मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया।
बॉस वाकई ये हद से ज्यादा मोहतात आदमी है, बॉर्जर ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर एतमीनान से एक आरामदेह कुर्सी पर बैठ गया। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुला और बॉर्जर चौंक कर उठ खड़ा हुआ। मैंने रशीद से तस्दीक कर ली है कि तुमने वाकई वहां धमाका किया है, डॉन फ्लॉचर ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़कर दूसरी तरफ पड़ी हुई ऊंची पुश्त की कुर्सी पर बैठ गया। यस बॉस, अब तो आप अपना वादा पूरा करेंगे, बॉर्जर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिल्कुल करूँगा, लेकिन तुमसे पहले मैं एक वादा अपनी बेटी राकेल से भी कर चुका हूँ, लेकिन उसी वक्त इस मिशन की वजह से उसे फौरी तौर पर पूरा ना कर सका था। लेकिन अब मिशन मुकम्मल हो चुका है, इसलिए अब मैं वादा पूरा कर सकता हूँ। राकेल से वादा? क्या मतलब बॉस? बॉर्जर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि राकेल और तुम दोनों में नहीं बन रही और तुम राकेल से लड़ते झगड़ते रहते हो, लेकिन मैंने तुम दोनों को नौजवान और जज्बाती मियाँ बीवी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन फिर राकेल ने मुझे एक एल्बम ला कर दिखाई। इस एल्बम को देखने के बाद मुझे यकीन आ गया कि सारा कसूर तुम्हारा है। तुमने मेरी बेटी राकेल की कदर नहीं की और तुम्हारी जहनियत राकेल जैसी खूबसूरत लड़की से शादी के बाद भी गटर के गंदे कीड़े जैसी ही रही। तुम अब भी आवारा औरतों से ताल्लुकात रखते हो, हालांकि तुम अब वो सड़कों पर धक्के खाने वाले आम मुजरिम नहीं हो। तुम वुड किंग डॉन फ्लॉचर के दामाद हो, जिसकी इज्जत पूरे एक्रीमिया में की जाती है। मैंने तुम्हें मखसूस सलाहियतें देखी तो तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लिया, और ना सिर्फ शामिल कर लिया बल्कि अपने बातों में इंचार्ज भी बना दिया, और साथ ही राकेल से तुम्हारी शादी भी कर दी। मेरा ख्याल था कि इतने बड़े आदमी के दामाद और इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की के शौहर बनकर तुम्हारी जहनियत बदल जाएगी, लेकिन राकेल ने साबित कर दिया कि तुम ना बदले हो और ना बदल सकते हो। तुमसे कुछ बैर नहीं कि तुम किसी भी वक्त हम दोनों का खात्मा करके पूरी जायदाद पर कब्जा कर लो। चनाचा मैंने राकेल से वादा कर लिया था कि तुम्हारा कांटा दरमियान से निकाल दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का ये अहम मिशन दरपेश था, इसलिए मैं खामोश हो गया। और अब इस मिशन की मुकम्मल तकमील के बाद वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। वैसे भी तुम्हारा खात्मा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि तुमने रोशन जंगल के गेट की तरफ से अंदर जाने की हमाकत की है। तुम्हें इस तरफ से ना जाना चाहिए था। मैं खुद वहां जा चुका हूं। गेट से दाखिल होने वाली मोटर गाड़ी का सरकारी तौर पर बाकायदा नंबर नोट कर लिया जाता है, और इस तरह तुम इस कार की वजह से आसानी से पकड़े जाओगे, और तुम पकड़े गए तो फिर मैं खतरे में पड़ जाऊंगा, और तुम मेरी आदत जानते हो कि मैं खतरा बिल्कुल पसंद नहीं करता। डॉन फ्लॉचर ने इंतहाई सख्त लहजे में पूरी तकरीर करते हुए कहा। मगर ये इल्ज़ाम है बॉस, वो फोटो यकीनन जाली है। राकेल खुद रॉनसन के साथ खराब है, बॉर्जर ने एहतजाज करते हुए कहा। लेकिन दूसरे लम्हे डॉन फ्लॉचर का हाथ उठा। ठक की आवाज़ के साथ ही बॉर्जर चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे उलट गया। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की गोली ठीक उसकी पेशानी में लगी थी और इसका सर कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। बस एक ही बार चीख सका था, उसके बाद उसे तड़पने की भी मोहलत ना मिली थी। इमरान साहब, वो नीले रंग की कार तलाश कर ली गई है, वो अरबाब कॉलोनी की कोठी नंबर 10 में मौजूद है। इमरान के ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही ब्लैक ज़ीरो ने उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हुए कहा। अरबाब कॉलोनी में? कोठी को चेक किया गया है अंदर से? इमरान ने चौंक कर कहा। आपने सिर्फ कार तलाश करने का हुक्म दिया था, उसे सदीकी ने तलाश किया है। अभी थोड़ी देर पहले उसका फ़ोन आया था कि मैंने उससे कोठी की निगरानी का कह दिया है, और खावर और चौहान को भी भेज दिया है। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओके, मैं खुद जाता हूँ, इमरान ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। उसने रोशन जंगल के हेडक्वार्टर से ही ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन करके उसे नीले रंग की कार तलाश करने की हिदायत दी थी। उसने गोल्डन रेंज के दरख्त की चोटी से दूर सड़क पर जाती हुई देखी थी। हालांकि फासला काफ़ी था और कार की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो ज़्यादा देर तक इसकी नज़रों से ना रही थी, लेकिन इसके बावजूद एक मखसूस निशानी उसके जहन में रह गई थी। उसके उकबी शीशे के तकरीबन दरमियान में सुर्ख रंग की लकीर सी ऊपर से नीचे तक नजर आ रही थी। खासी चौड़ी लकीर थी। अब ये लकीर किस चीज़ की थी और क्यों बनी हुई थी, इसका तो उसे अंदाज़ा ना हो सका था, लेकिन बहरहाल कार का रिंग मेकर और ये सुर्ख लकीर की निशानी बताकर इमरान ने ब्लैक ज़ीरो को फ़ोन कर दिया था। फ़ोन करने से पहले उसने मालूम किया था कि कार को रोशन जंगल में कहीं चेक किया गया हो तो उसे कार का नंबर मालूम हो सके, लेकिन उसे बताया गया था कि नीले रंग की कार रोशन जंगल के गेट से ही दाखिल हुई थी, लेकिन वहां का नंबर नोट करने का कोई इंतजाम ना था। कार की वापसी गेट से ना हुई थी और किसी और आदमी ने उसे देखा था, इसलिए इमरान को मजबूरन अपनी निशानियों पर ही इक्तफा करना पड़ा। उसे यकीन था कि इस सुर्ख लकीर की वजह से कार आसानी से तलाश कर ली जाएगी, और वही हुआ। जब वो रोशन जंगल से फरार होकर दानिश मंजिल पहुंचा तो ब्लैक ज़ीरो ने उसे बता दिया कि कार ट्रेस कर ली गई है, और इमरान कार लेकर दानिश मंजिल से निकला और थोड़ी देर बाद अरबाब कॉलोनी में दाखिल हो गया। इसने कार चौक में मौजूद एक साइड में रोकी और फिर नीचे उतरकर वो पैदल ही आगे बढ़ गया। कोठी नंबर 10 चौक से करीब ही थी और फिर से सदीकी भी नजर आ गया।
उसकी कार इस कोठी के सामने एक ज़ेरे तामीर कोठी की नौ तामीर शुदा दीवार की ओट में खड़ी थी। सदीकी ने भी शायद इमरान को आते देख लिया, इसलिए ओट से निकलकर आगे बढ़ गया। अरे तुम्हारा कद तो पहले जितना है, मैं तो तुमसे कद बढ़ाने का नुस्खा मालूम करने आया था। इमरान ने सदीकी को देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कद बढ़ाने का नुस्खा? क्या मतलब? सदीकी वाकई इमरान के इस जुमले पर हैरान रह गया। वो मुझे तुम्हारे बॉस ने बताया था कि सदीके का कद ऊंट से भी ऊंचा हो गया है, इसलिए वो कोठी के अंदर खड़ी कार भी देख लेता है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और सदीकी कहका मारकर हंस पड़ा। ओह, तो इसलिए आप मुझसे कद बढ़ाने का नुस्खा पूछने आए थे? कोई बात नहीं, इस कार की दरियाफ्त का सहरा एक और आदमी के सर है। मैं यहाँ कैफ़े में चाय पीने के लिए रुक गया था। कैफ़े में कोई कुर्सी खाली ना थी, इसलिए काउंटर पर ही प्याली रखकर चाय पीनी शुरू कर दी। फिर मैंने काउंटर बॉय से वैसे ही सरसरी तौर पर पूछ लिया कि यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ, लेकिन उसकी कोठी नंबर मुझे याद ना है। अलबत्ता उसके पास नीले रंग की टोयोटा है, जदीद मॉडल की, और उसकी निशानी है कि अकबी शीशे पर उफ़की तौर पर सुर्ख रंग की पट्टी लगी हुई है। तो उसने बताया कि यहाँ कोठी नंबर 10 में ऐसी कार आती जाती देखी है, लेकिन सुर्ख रंग की पट्टी नहीं है, बल्कि सुर्ख रंग की फूलों की बेल अकबी शीशे पे लगी हुई है। इस पर मैंने उससे बताया कि ये वो कार नहीं हो सकती, लेकिन चाय पीकर मैं वहां से निकला और 10 नंबर कोठी तलाश करता हुआ यहाँ पहुंच गया। आप देख रहे हैं कि कोठी की दीवार ज्यादा बुलंद नहीं है। चनाचा करीब जाकर मैंने एड़ियां उठाकर देखा तो वो कार मौजूद थी और वाकई इस पर सुर्ख फूलों की बेल मौजूद थी, लेकिन कार का रंग और मॉडल वही था जो चीफ ने बताया था। और चूंकि बॉस ने बताया था कि कार जंगल में देखी गई है और मैंने देखा इस कार के अकबी टायर पर वाकई ही मिट्टी से लथड़े हुए थे, इस पर मैं समझ गया कि यही कार होगी जिसे ट्रेस करने का कहा गया है। चनाचा मैंने बॉस को इतला दी और बॉस ने मुझे निगरानी का कहा और फिर खावर और चौहान को भी भेज दिया। वो दोनों कोठी की अकबी तरफ मौजूद हैं। सदीकी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। लेकिन जंगल में मिट्टी तो नहीं होती, झाड़ियां, पत्ते और घास होती है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर हो सकता है वो कार ना हो, मुझे तो जंगल के लिहाज से मिट्टी का ख्याल आया था। सदीकी ने कदे शर्मिंदा से लहजे में कहा। अरे इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? हो सकता है तुम्हारे बॉस का मतलब जंगल के अखाड़ा हो, और अखाड़े में तो बहरहाल मिट्टी होती ही है। और ज़रा देखें कि कार जंगल में शिकार खेल कर आई है या किसी उखाड़े में कश्ती लड़कर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। तो क्या आप डायरेक्ट कोठी के अंदर जाएंगे? सदीकी ने हैरान होकर पूछा। नहीं, पहले मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगा और फिर हेलीकॉप्टर को कोठी की छत पर उतारूंगा, फिर सीढ़ियां उतरकर अंदर जाऊंगा, इमरान ने कहा और सदीकी हंस पड़ा। इमरान ने भी दीवार के करीब जाकर देखा तो वाकई ही नीले रंग की कार अंदर मौजूद थी और अब इमरान को यकीन आ गया कि कार वही है। सिर्फ फासला ज़्यादा होने की वजह से वो इस फूलों की बेल को पट्टी समझा था और कार कहीं से किराया पर ली गई है, क्योंकि ये चक्करबाजी अमूमन किराए के कारों की जाती है कि अगर शीशा टूट जाए तो बचत की खातिर शीशा बदलने की बजाय उसकी दरारों को ऐसे ही फूलों की बेलों से छुपा दिया जाता है। कोठी खाली लगती है, इमरान ने कोठी के अंदरूनी हिस्से में झांकते हुए कहा और फिर वो गेट की तरफ बढ़ गया। इसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कोठी के अंदर बजर बजने की तेज आवाज सुनाई थी, लेकिन काफी देर तक जब अंदर से कोई रद्द अमल ना हुआ तो इमरान का अंदाजा यकीन में बदल गया। आओ उकबी तरफ, इधर से तो ट्रैफिक गुजर रही है, ऐसा ना हो कि हम दीवार फैलाएंगे तो भले से पुलिस भी दीवार फैलांग ले और फिर हम तो पहुंच जाएं जेल में और पुलिस वालों को तारीफी इसनाद भी मिले और ओहदों में तरक्की भी कि चोरों का एक बैनुल सूबाई गिरोह पकड़ने के लिए वो अपनी जानों पर खेल गए। इमरान ने साइड गली में गुजरते हुए कहा और सदीकी ने बेइख्तियार हंस दिया। उकबी गली में उनके पहुंचते ही इधर उधर से खावर और चौहान भी निकलकर सामने आ गए। अरे गिरोह तो बड़ा होता जा रहा है, अब तो हमें भी तरक्की करनी चाहिए, चोरों की बजाय डाकुओं का गिरोह। वाह, डाकू तो फिल्मी हीरो होते हैं, बड़ी शानदार फिल्में बनती हैं डाकुओं के कारनामों पर। वैसे है ये ज्यादती कि सिवाय दिल के चोरों के और किसी चोर पर फिल्म नहीं बनाई गई। इमरान ने जुबान मुसलसल चल रही थी। कुन चोरों और डाकुओं की बात कर रहे हैं? चौहान ने हंसते हुए कहा। अरे तुम चौहान, ओह सॉरी, दरअसल मुझे तुम्हारे ओहदे का इल्म ना था, इसने ख्वामख्वाह तुम्हारा ओहदा घटा दिया, लेकिन वाकई तुम्हारी आला सरफी है कि तुम गुस्से में आने की बजाय हंस रहे हो। वैसे आज मुझे यकीन आ गया है कि ठग वाकई चोरों से ज़्यादा आला सर्फ होते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो आपने मुझे ठग बना दिया है। चौहान और ज़्यादा ज़ोर से हंसा। यार सुना है पुराने ठग आंखों से सुरमा चुरा लेते थे, और तुम चलो ये ना कर सको तो इतना तो कर ही लेते हो कि सुरमा से आंख चुरा लो। वैसे आजकल सुरमा इतना कीमती नहीं रहा जितनी आंख। आजकल का सुरमा तो चोरी करने के काबिल भी नहीं रहा, कोयले पीस कर बनाया जाता है। अलबत्ता जब से मर्दों की आंखें अंधों को लगने लगी हैं, आंख की मार्केट बहुत तेज़ हो रही है।
इमरान ने कहा कि आप यहाँ मजमा लगाने आए हैं। खावर ने मुस्कुराते हुए कहा क्योंकि वो चारों वाकई अकबी गली के दरमियान खड़े थे और इनके दरमियान खड़ा इमरान इस तरह मुसलसल बातें किया जा रहा था जैसे ही वाकई ही मजमा लगाए खड़ा हो। मजमा और शारे आम पर, अरे ये तो जुर्म है, ये देखो बाएं बाग वाला दरवाज़ा खुला है, इसलिए क्यों ना अंदर चलकर मजमा लगाया जाए। कानूनन चार दीवारी के अंदर मजमा लगाना जुर्म नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कोठी की अकबी दीवार में मौजूद दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो वाकई ज़रा सा खुला हुआ महसूस हो रहा था। इमरान साहब का ख्याल है कि कोठी खाली है। सदीकी ने मुस्कुराते हुए खावर और चौहान की तरफ देखते हुए कहा जो इमरान को इस तरह एतमीनान से दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि उन्हें तो एक्स2 ने बताया था कि इस कोठी में मुजरिम मौजूद हो सकते हैं। यार, एक तो लोग हम इससे अब इतना डरने लग गए हैं कि जहां जाओ वहां पहले ही कोठी छोड़कर चले जाते हैं। शायद हमारी शक्लें ही डरावनी हो गई हैं। इमरान ने दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए कहा। क्या मतलब? किस कोठी की बात कर रहे हैं आप? साथ आते हुए सदीकी ने चौंक कर कहा। वो शॉन कॉलोनी वाली कोठी। मैं रोशन जंगल में बैठा चिल्ला खींच रहा था कि मुझे शॉन कॉलोनी में जिन्हें एक पूरा कबीला आबाद नजर आया और मैंने तमाम चीफ बॉस से कहा कि जल्दी से जाकर इन जिनों को काबू करे, फिर उसे सीक्रेट सर्विस के मेंबरों के नखरे ना उठाने पड़ेंगे। बस हुक्म दिया और मुजरिम हासिल। लेकिन फिर उसने बताया कि कोठी खाली है। इमरान ने इमारत की तरफ बढ़ते हुए कहा और इस बार सदीकी के साथ साथ खावर और चौहान भी हंस पड़े। अच्छा, तो इस कोठी की निशानदही आपने की थी, लेकिन आपका कबीला आपको ही नजर आ सकता था, हमें तो वहाँ कुछ नजर ना आया। अलबत्ता एक तहखाने में हमने बरकी भट्टी तलाश कर ली, इसमें काफ़ी राख भरी हुई थी और एक दीवार पर ऐसे निशानात थे जैसे वहाँ से कोई भारी मशीनरी जल्दी से उखाड़ी गई हो। सदीकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ? इमरान ने यखलख्त रुक कर पूछा। आप? हाँ, क्यों? सदीकी ने हैरान होकर जवाब दिया। तो फिर जिन्नात मेरे कबीले से कैसे हो गए? तुम्हारे चीफ बॉस के कबीले के लोग होंगे, वो भी तो आज तक नजर नहीं आया। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और सदीकी हंस पड़ा। लेकिन अब वो घूमकर हम इमारत के सामने रुख पर पहुंच चुके थे। तुम अंदर देखो, मैं ज़रा इस कार का मुआयना कर लूं। इमरान ने संजीदा लहजे में अपने साथियों से कहा और वो सर हिलाते जेबों से रिवॉल्वर निकालकर तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गए। इमरान को शॉन कॉलोनी के बारे में इस वक्त ब्लैक ज़ीरो ने रिपोर्ट दे दी थी जब उसने कार के बारे में उससे फ़ोन किया था, लेकिन मशीनरी वाली बात उसने भी ना बताई थी। शायद उसे उसकी रिपोर्ट ना दी गई थी और अब सदीकी की बात सुनकर वो समझ गया था कि वहाँ वाकई महाप्राण रेस बम को वायरलेस डिस्चार्ज करने की मशीनरी नस्ब होगी, जैसे उनके पहुंचने से पहले उखाड़ लिया गया होगा। और इस बात से साबित होता था कि मुजरिम इंतहाई बाखबर और मोहतात हैं और कार का मुआयना करते वक्त भी उसके जहन में यही बात घूम रही थी कि आखिर उन्हें कौन मुखबरी कर रहा होगा। बेज़ाहिर तो ऐसा कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, कार खाली थी। इमरान ने इसका दरवाज़ा खोला तो वो बुरी तरह चौंक पड़ा क्योंकि अंदर फ्रंट सीट के नीचे एक बम फायर गन पड़ी हुई थी। इमरान ने हाथ बढ़ाकर वो गन उठा ली और फिर उसका मैगजीन खोला तो अंदर एक बम भी मौजूद था और इमरान ने होंठ भींचते हुए मैगजीन बंद कर दिया। अब इस बात पे कोई शक ना रहा था कि वो सही कार तक पहुंच गए, लेकिन ये लोग आखिर भाग क्यों जाते हैं? इमरान साहब, कोठी तो वाकई ही खाली पड़ी है, लेकिन एक कमरे में ऐसे निशानात मौजूद हैं जैसे वहाँ किसी को गोली मारी गई हो। खून के निशानात मौजूद हैं, सदीकी ने बरामदे में आकर कहा और इमरान सर हिलाता गन को पकड़ने के अंदर की तरफ बढ़ गया। वाकई एक दफ्तर के अंदाज में सजे हुए कमरे में मेज़ के सामने फर्श पर एक कुर्सी भी उल्टी हुई पड़ी थी और फर्श पर ऐसे निशानात मौजूद थे जैसे वहाँ कोई खून आलूद जिस्म पड़ा हो। और इमरान ने बगौर इस जगह को देखना शुरू कर दिया और फिर उसे इंसानी खोपड़ी के बालों का एक टुकड़ा भी एक कोने में पड़ा नजर आ गया। इसने वो टुकड़ा उठाया और गौर से वहाँ बालों को देखने लगा। ये कोई गैर मुल्की कत्ल हुआ है, इमरान ने टुकड़े को वापस फेंकते हुए कहा। गैर मुल्की? पास खड़े सदीकी ने हैरान होकर कहा। हाँ, जिल्द का रंग और बनावट बता रही है कि ये एक क्रीमिया का बाशिंदा है। और इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर उसने आगे बढ़कर कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। यहाँ कुछ नहीं है, मैं तलाशी ले चुका हूँ, सदीकी ने कहा और इमरान एक तवील सांस लेते हुए खड़ा हो गया। उसी लम्हे खावर और चौहान भी अंदर आ गए। हमने सारी तलाशी ले ली है, सिवाय फर्नीचर के और कोई चीज़ मौजूद नहीं है, खावर ने कहा। कोई तहखाना वगैरह? इमरान ने पूछा। एक जगह मुझे शक हुआ है कि तहखाना हो सकता है, लेकिन जाहिर है उसे तलाश करना पड़ेगा, चौहान ने कहा।
आओ देखते हैं, इमरान ने कहा और सब दफ्तरनुमा कमरे से निकलकर दरमियानी राहदारी से गुजरकर एक और कमरे में दाखिल हो गए। हाँ, इसके नीचे तहखाना है, इसका तर्ज तामीर बता रहा है, इमरान ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। फिर उसकी नज़र फर्श के एक कोने पर जम गई। दूसरे लम्हे वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने फर्श की एक ईंट पर पैर रखकर जोर से दबाया और इस ईंट के दबते ही कमरे के फर्श का एक कोना किसी संदूक के ढक्कन की तरह उठकर पिछली दीवार से डिग गया। अब नीचे जाती हुई सीढ़ियां साफ दिखाई दे रही थी। वाह, अब वाकई ही जिन्नों के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। खुफिया चीज़ें आपको फौरन नजर आ जाती हैं, सदीकी ने हंसते हुए कहा। मेरा कबीला जिनों में कोर चशम कहलाता है, इसलिए आज तक मुफलिस और किलाश ही चला आ रहा है, वरना तहखानों की बजाय खजाने नजर आ जाते, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कमरा कहकों से गूंज उठा। सीढ़ियां उतरकर वो तहखाने में पहुंचे तो वहां एक गैर मुल्की की लाश फर्श पर पड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसकी खोपड़ी के टुकड़े उड़ चुके थे। तहखाने में इस लाश के अलावा और कोई चीज़ ना थी। इमरान ने उसके लिबास की तलाशी लेनी शुरू कर दी, लेकिन उसकी जेबें बाँझ औरत की गोद की तरह खाली थी। कमाल है, एहतियात की भी हद है, कोई चीज़ नहीं छोड़ी। चलो और कुछ नहीं तो कम से कम जान तो छोड़ देते इस बेचारे की, इमरान ने उठकर खड़े होते हुए कहा और सदीकी ने और दूसरे साथी हंस पड़े। लेकिन इमरान साहब, ये चक्कर क्या है, कुछ हमें तो बताएं, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं कि ये कौन सा केस है, चौहान ने कहा। अब क्या बताऊं, ये तुम्हारे बॉस का साथी केस है। यहाँ एक रोशन जंगल है, वहाँ इसका कबीला रहता है। फिर पता चला कि कबीले में बगावत हो गई है और वहाँ से भागकर शहर में आ गए हैं। बस तुम्हारा बॉस नहीं चाहता कि इस जैसे और नज़रों से ओझल लोग यहाँ रहें। चनाचा उसने हमें लगा दिया पीछे ताकि हम उन्हें वापस जंगल में धकेल सकें। तुम्हारे बॉस ने मेरी बड़ी मिन्नत की तो मैंने सोचा कि चलो इसका काम कर दूं। मैंने जंगल में चिल्ला काटना शुरू कर दिया। बस ट्रक, पथरी कोयली के 5 ऑयल टैंकर और 60-70 टीन पेट्रोल के मंगवा कर मैंने वहाँ अपने गिर्द हसार कायम किया। लेकिन जब हसार को आग लगाई तो आग इतनी तेज़ थी कि मजबूरन मुझे चिल्ला छोड़कर टार्जन की तरह दरख्तों पर छलांग लगाकर बाहर आना पड़ा। लेकिन तुम जानते हो कि चिल्ले के दौरान अगर हिसार से आदमी निकल जाए तो फिर मोक्कल उसकी गर्दन मरोड़ देते हैं। लेकिन मैं भी आखिर आगा सुलेमान पाशा का शागिर्द हूँ। मैंने उन्हें ऐसा चक्कर दिया कि मेरी बजाय उन्होंने इस गरीब की गर्दन मरोड़ दी। इमरान की जुबान चल पड़ी। लेकिन इमरान साहब, उसे तो गोली मार दी गई है, गर्दन तो नहीं मरोड़ी गई, चौहान ने हंसते हुए कहा। गोली मारी गई है और इसका मतलब ये है कि मोक्कल वगैरह भी जदीद एजादात इस्तेमाल करते हैं। फिर तो यहाँ से फ़ौरन निकलना चाहिए, इमरान ने खौफज़दा से लहजे में कहा और तेज़ी से वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। लेकिन सीढ़ियों के करीब पहुंचकर वो ठटक सा गया। उसकी नज़रें सीढ़ियों के साथ दरवाजे के एक खुले पट के साथ ज़मीन पर गड़ी हुई थी। ओह, डायरी है शायद, सदीकी ने इमरान को गौर से देखते हुए इस जगह को देखकर कहा। हाँ, इमरान ने कहा और जल्दी से आगे बढ़कर उसने दरवाजे के पट के पीछे पड़ी हुई एक छोटी सी डायरी उठा ली। इसका एक कोना पट के पीछे से नजर आ रहा था। ये उस टाइप की डायरी थी जिससे टेलीफोन नंबर लिखने के लिए लोग आमतौर पर जेब या बटुए में रखते हैं। डायरी के फर्श पर पड़े होने का अंदाज बता रहा था कि ये ऊपर से गिराकर उछली है और दरवाजे के पट के पीछे चली गई है। सिर्फ इसका कोना बाहर से नजर आ रहा था। चूंकि ये पतली सी डायरी थी इसलिए शायद इसके गिरने की आवाज़ इस लाश उठाने वाले के कानों तक ना पहुंची हो, क्योंकि इतना तो वो समझ गया था कि ये डायरी इस लाश के कोट के ऊपर वाली जेब से निकल कर गिरी थी। तभी वो उछलकर दरवाजे के पट के पीछे चली गई और अगर इमरान की नज़रें इत्फाकन इसके कोने पर ना पड़ती तो उससे भी नजर ना आती। और ये भी हो सकता है कि लाश को ले आने वाले को इसके गिरने की आवाज़ सुनाई दी हो, लेकिन डायरी के पट के पीछे चले जाने की वजह से उससे नजर ना आई हो। इमरान ने डायरी खोलकर पढ़नी शुरू कर दी और उस पर वाकई ही फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, लेकिन इन नंबरों की तादाद बता रही थी कि ये नंबर पाकिस्तान के किसी फ़ोन के नहीं है। लाजिमन ये एक्रीमिया के फ़ोन नंबर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक 7 नंबरों पर मुश्तमिल फ़ोन थे, जबकि एक्रीमिया में 12-12 नंबरों तक फ़ोन नंबर मौजूद थे। कम से कम 10 थे। इमरान सफ़े पलटता चला गया और फिर एक सफ़े पर उसकी नज़रें रुक गई। वहाँ 7 नंबरों वाला एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और इसके गिर्द दायरा पड़ा हुआ था और नीचे बारीक पेंसिल से हरफ R लिखा हुआ था। इमरान डायरी को आखिर तक देखता रहा, लेकिन सिवाय इस नंबर के और कोई नंबर उसे पाकिस्तान का ना दिखाई दिया। तो उसने एक तवील सांस लेकर डायरी जेब में डाल ली। कोई ख़ास बात, सदीकी ने पूछा। नहीं, एक्रीमिया के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं, शायद लड़कियों के हों। इत्मीनान से बैठकर ट्राई करूंगा, इमरान ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहा और सदीकी उसकी साथी मुस्कुरा दिए। इमरान ने दफ्तर वाले कमरे में फ़ोन देखा था, चनाचा वो तहखाने से निकलकर सीधा वहीं आ गया। उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर एक्सचेंज के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज़। थोड़ी देर तक घंटी बजते रहने के बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। मैं फयाज बोल रहा हूँ, सुप्रीडेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस।
इमरान ने फयाज के लहजे में बड़े रौब से कहा और सदीकी और दूसरे साथी चौंक कर उसे देखने लगे। यस सर, हुक्म सर। दूसरी तरफ से बोलने वाले ऑपरेटर का लहजा यकदम मौतबाना हो गया। एक नंबर नोट करो और मुझे बताओ कि ये नंबर किसका है और इसका पूरा एड्रेस। इमरान ने इसी तरह रोबदार लहजे में कहा और साथ ही उसने डायरी में लिखा हुआ वही नंबर लिखवा दिया जिसके गिर्द दायरा पड़ा हुआ था। 1 मिनट सर, मैं चेक करके बताता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान खामोश हो गया। हेलो सर, चंद लम्हों बाद ही ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने उसी तरह बारोब लहजे में कहा। सर, ये नंबर रोशन जंगल के हेडक्वार्टर का है। मिस्टर रशीद, आरपी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का ऑफिस नंबर है। उसी तरफ से कहा गया। क्या तुम यकीन से कह रहे हो? इमरान के लहजे में खुद ब खुद हैरत उमड़ आई। यस सर, दूसरी तरफ से ऑपरेटर ने जवाब दिया। ओके, थैंक यू। अब ये कहने की ज़रूरत नहीं कि इट इज़ सीक्रेट। इमरान ने इसी तरह बारोब लहजे में कहा। ओ नहीं सर, मैं समझता हूँ सर, ऑपरेटर ने जवाब दिया और इमरान ने रिसीवर रख दिया। तो क्या यहाँ वाकई ही कोई रोशन जंगल है? चौहान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम मेरी बात को गप समझ रहे थे, मैंने गलत बात नहीं की थी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बैरूनी तरफ को बढ़ गया और सतीकी और उसके साथी हैरत से एक दूसरे के पीछे चल पड़े। जाहिर है उन्हें इमरान के जिनों वाली बात और कोयले के जलते हुए हसार वाली बात पर क्या यकीन आना था, लेकिन अब रोशन जंगल का नाम सुनकर वो सोच रहे थे कि हो सकता है कि वो सच कह रहा हो। डॉन फ्लॉचर सोफे पर बड़े एतमीनान भरे अंदाज में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक रिसाला था और वो रिसाला पढ़ने में मगन था, लेकिन कभी कभी वो हाथ में बंधी हुई घड़ी पर वक्त भी देख लेता और फिर रिसाला पढ़ना शुरू कर देता। काफ़ी देर बाद उसने फिर वक्त देखा तो चौंक कर उसने रिसाला बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर उछाल दिया और मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन को उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, रशीद स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। वुड किंग स्पीकिंग। क्या रिपोर्ट है गोल्डन रेंज की? डॉन फ्लॉचर ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। गोल्डन रेंज बिल्कुल सही हालत में है, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। रशीद की आवाज़ सुनाई दी और डॉन फ्लॉचर का चेहरा उसकी बात सुनकर इस तरह बिगड़ा जैसे उसने रशीद की आवाज़ की बजाय किसी बदरूह की चीख सुन ली हो। क्या कह रही हो? क्या तुम नशे में हो? डॉन फ्लॉचर ने इस बार हलक के बल चीखते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ जनाब, आप खुद आकर देख ले, रशीद ने कदरे नागवार लहजे में कहा। लेकिन तुमने पहले खुद ही तो रिपोर्ट दी थी कि वहाँ बम का धमाका हुआ था। डॉन फ्लॉचर ने कहा। जी हाँ, हुआ था। बम फेंकने वाला नीली कार में था और इससे अली इमरान ने फ़ोन पर अपने चीफ को कहा था कि शहर में इस नीली कार को तलाश किया जाए। इसने इसकी खास निशानी भी बता दी थी कि उसकी अकबी शीशे में उफ़की तौर पर सुर्ख रंग की पट्टी है, लेकिन गोल्डन रेंज बिल्कुल दुरुस्त हालत में है। और जनाब, अब तो बाकी रोशन जंगल के दुरुस्त होने के भी इम्कानात पैदा हो गए हैं। सन्ने मतली बेहद खुश हैं। उन्होंने बताया है कि इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। अगर मुतासरा हिस्सों में डायनामाइट के धमाके किए जाएं तो डायनामाइट के धमाकों से पैदा होने वाली मखसूस लहरों से ये पुरअसरार बीमारी दूर हो जाएगी और रोशन जंगल सेहतयाब होकर पहले जैसी हालत में आ जाएगा। सन्ने मतली ने उसके इंतजामात शुरू कर दिए हैं। शायद कल से यहाँ डायनामाइट के धमाके शुरू हो जाएं। Like, comment, share, press the bell icon.